done. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। उपचुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशेश्वर स्थान से चुनावी प्रचार का आगाज किया तो लालू प्रसाद 27 अक्टूबर को दोनों ही सीटों पर चुनावी सभा करेंगे। दो के इस दंगल में कौन बाजी मारेगा, इसका फैसला 30 अक्टूबर को जनता करेगी। लालू प्रसाद की मौजूदगी उपचुनाव में देखने को मिलेगी। जी हां, लालू यादव 27 अक्टूबर को चुनावी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। उनकी एक जनसभा तारापुर में होगी तो वहीं एक कुशेश्वर स्थान में। देखिए संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त सबसे बड़ी खबर जो है बिहार के, अगर सियासी गलियारे की बात करें तो हम बता रहे हैं आपको कि लालू प्रसाद यादव जो हैं वो चुनाव प्रचार में जाएंगे। 27 अक्टूबर को लालू प्रसाद यादव जो है वो चुनाव प्रचार में जाएंगे और लालू यादव जो है दो सभा करेंगे। एक सभा जो है वो तारापुर में होगी लालू यादव की, और एक सभा जो है वो कुशेश्वर स्थान में होगी, जहां पे लालू प्रसाद यादव जो है अपने दोनों प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और इसको लेकर के जो तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव जो है हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो चुनाव प्रचार में जाएंगे। उनके साथ जो है आरजेडी के कुछ नेता भी होंगे और हवाई मार्ग के जरिए जो है वो तारापुर पहले जाएंगे और वहां जाकर के आरजेडी के प्रत्याशी के हित के समर्थन में जो है वो वोटरों से जो वोट मांगेंगे। उसके बाद दूसरा दौरा जो है वो कुशेश्वर स्थान का होगा, जहां पे लालू प्रसाद यादव जनसभा को संबोधित करेंगे और आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जीत हासिल हो, इसके लिए वोटरों से जो है वो वोट मांगने का काम करेंगे। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव जो है वो चुनाव प्रचार में जाने वाले थे, इसको लेकर के पहले से खबरें चल रही थी, लेकिन आज आधिकारिक रूप से जो है वो न्यूज़ 18 इस बात को आप लोगों के बीच ला रहा है, बता रहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है वो 27 अक्टूबर को चुनाव प्रचार में जाएंगे और दो सभा होगी, एक तारापुर में और एक कुशेश्वर स्थान में। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। लालू प्रसाद की चुनावी सभा करने पर एनडीए के नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जीत एनडीए की ही होगी। चुनाव में वो प्रचार करने जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक तो महागठबंधन बिखर चुका है। जब महागठबंधन साथ होकर करके लड़ी थी तब भी दोनों सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर एनडीए की झोली में आई थी। अब अगर आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कुशेश्वर स्थान और तारापुर में घूम घूम कर समझ लिया है कि जनता अब उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। अब इसलिए दलितों को गाली देने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को उनकी हकीकत पता चल चुकी है कि वो कितना भी मेहनत कर ले, बिहार की जनता ने विकास को चुना है। बीजेपी और जेडीयू के साथ कांग्रेस ने भी कहा है कि लालू के प्रचार से उपचुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लालू प्रसाद यादव जी के जाने का कोई असर नहीं होगा। जितना असर पड़ना था वो पड़ गया। और लालू प्रसाद यादव जी जाएंगे तो जनता उनसे एक सवाल पूछेगी। पहला कि आपने सबसे वफादार साथी कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ा। आज जब जब कांग्रेस को छोड़ते हैं तो आप औंधे मुंह गिरते हैं। 2009 में आपने छोड़ा, आप सरकार से बाहर चले गए। 2010 में आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, मात्र 22 सीट पर सिमट गए। देखिए, लालू जी आ जाएं या राजद अपने किसी भी नेता को उतार दें, वहां की जनता आज से नहीं है, पहला चुनाव नहीं है। राइट फ्रॉम बिगनिंग, शुरुआती दौर से आप देखेंगे नीतीश जी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी और नेता के तौर पे नीतीश जी को ही वहां की जनता पसंद करती है। चुनावी परिदृश्य पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लालू जी कोई पहली बार अपने पार्टी के प्रचार के लिए नहीं जा रहे हैं, पहले भी जाते रहे हैं। और 2010 में जब राजद को महज 22 सीटें मिली थी, विधानसभा में प्रतिपक्ष का दर्जा भी राजद नहीं पा सका था, तो उस समय लालू जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, अनगिनत जनसभाएं की थी। तारापुर विधानसभा उपचुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यहां मुख्य मुकाबला आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच है। आरजेडी ने कई बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है।
जो गांव-गांव जाकर छोटी-छोटी नुक्कड़ सभा कर लोगों से वोट मांग रहे हैं। वहीं हमारी टीम भी उसी जगह लोगों से ये जानने की कोशिश करती नजर आई कि क्या उनका चुनावी मुद्दा है। तो तारापुर विधानसभा उपचुनाव में लगातार नेताओं का प्रचार का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद है एक गांव, कौन सा गांव है ये? हारा। और ये तारापुर विधानसभा पड़ता है और आरजेडी के लोग यहाँ पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्याम रजक, सतीश कुमार, वृषिण पटेल जैसे वरिष्ठ नेता कमान संभाल चुके हैं और इस वक्त इस गांव में प्रचार करने के बाद फिर किसी दूसरे गांव की ओर निकल गए। तो हम कोशिश कर रहे हैं। कैसा चल रहा है सर? बहुत अच्छा चल रहा है, गरीबों में लहर है और इस बार जो यहाँ सत्ता में जो बैठे हैं उनको आटा दाल का भाव इस उपचुनाव में मिलने वाला है। कि ये चुनाव जो है सरकार बनाम तारापुर की जनता है। एक तरफ तारापुर की जनता खड़ी है, दूसरी तरफ सरकार अपने पूरे छल प्रपंच, सत्ता, धन बल, जन बल के साथ सत्ता बल और उनके जो शस्त्र बल है सबके साथ खड़ी है। ये लड़ाई है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने तमाम बड़े बड़े नेताओं को, विधायक को, सबको मैदान में उतार दिया और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आरजेडी के विधायक है सतीश कुमार, वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। श्याम रजक हैं, वृषिण पटेल हैं, तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद हैं और इसी सभा के बीच में कभी कभी तालियां भी बजती हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं। क्या चाची, नेताजी लोग आए हैं वोट मांगने। हाँ, तो क्या है इस बार, क्या स्थिति लग रहा है तारापुर में? ठीक है, लगे से देवे यार की। तो मतलब कौन मुद्दा पे दीजिएगा वोट इस बार? कौन मुद्दा छको तो सब हैं? कौन मुद्दा छको तो सब नहीं, कौन मुद्दा पे वोट दीजिएगा? मतलब क्या चाहिए आप लोग को? हम सब एबे नाला में देखा छो किरंग चाहे छिए तो किरंग हमारे रहे छे गंदा में। हाँ, अच्छा, नली उली नहीं बना है? ना कहाँ बना है? देखिए हमरा द्वारे कितना है। कुछ नहीं, पानी तक नहीं मिलता है पीने के लिए। चापाकल तो थोड़ी है, चापाकल भी ना है, घर द्वार कुछ भी नहीं दिया है। क्या चीज में वोट देंगे? कुछ भी में वोट नहीं देंगे। जब कुछ भी देवे नहीं किया हम सबको, काश वाला घर में रहते हैं तो क्या देंगे वोट इस सबको। कुछ महिलाएं हैं जिन्हें शिकायत है कि नली गली नहीं बना है। बाबा आप इसी गांव के रहने वाले हैं? क्या स्थिति है इस बार तारापुर में? तारापुर में जीतेगा ये राजीव सिंह। अच्छा, कौन पार्टी के हैं? जदयू का है। अच्छा, क्यों? अब तो गांव की कुछ महिलाएं हैं बड़ा नाराज हैं। नाराज रहने से क्या होगा, यहाँ तो जाति गठबंधन चलता है ना। तो धरेगा कि नाला में व्यवस्था है यार, कोई जवान तो यही सब है कि होना चाहिए। व्यवस्था तो गड़बड़ी है जा रहा है। यहाँ की तस्वीरें लेने की कोशिश की, चूंकि आरजेडी के नेता यहाँ पर पहुंचे हुए चुनाव प्रचार करने के लिए और लोग नाराज हैं कि विकास जितनी होनी चाहिए गांव में उतना विकास नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी नाराजगी भी जाहिर कर रहा है। बहरहाल वोटर हैं, अंतिम समय में इनका मूड क्या रहेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, तारापुर। मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के मामले में सीमांचल का कटिहार अब मिथिलांचल को टक्कर दे रहा है। वैसे तो कटिहार के कई मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग फैक्ट्री से भारत के कोने कोने तक मखाने की सप्लाई की जाती है, लेकिन कटिहार के एक चाचा और भतीजे की जोड़ी ने इस मामले में कमाल कर दिया है। जी हां, उन्नत किस्म के मखाने को प्रोसेसिंग और अच्छे तरीके से पैकेजिंग कर भारत के साथ साथ विदेशों तक इसे पहुंचाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री अब इस इलाके में रोजगार सृजन का एक बड़ा जरिया बन चुकी है, क्योंकि इस फैक्ट्री में काम के जरिए जुड़कर लोगों को आमदनी हासिल हो रही है। मखाना उद्योग से जुड़े व्यापारियों से बात की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। कभी मखाना उत्पादन के मामले में और प्रोसेसिंग तक पूरा जो प्रोसेस होता था इस पर मिथिलांचल का दबदबा रहता, लेकिन आपको एक सुखद तस्वीर अब कटिहार से दिखा रहे हैं। कटिहार जो कि सीमांचल का इलाका है, अब यहाँ भी मखाना उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग भव्य स्तर पर हो रहा है और बड़ी बात है कि यहाँ के मखाना अब देश विदेश तक अपना कमाल दिखा रहा है, यानी यह मखाना अब विदेशी थाली तक पहुंच रहा है। ये कमाल कटिहार के कुछ व्यवसायी कर रहे हैं, उसमें ये जो चाचा भतीजे के जोड़ी है ये मशहूर है और इनका मखाना पूरे देश विदेश में दबदबा बन रहा है। आइए बात करते हैं मिथिलांचल के दबदबे वाले इस मखाने में कैसे सीमांचल आगे बढ़ रहा है इस पर। कभी मिथिलांचल का दबदबा था मखाना, अब सीमांचल भी इस पर जोर रहेगा। आप लोग इस पर बहुत मेहनत किए,
क्या देखते हैं आगे भविष्य क्या है? भविष्य बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है और प्रोटीन से युक्त है। इसमें जो है लोगों का दिन पर दिन उत्साह बढ़ रहा है खरीदने पर। सुबह के समय में लोग चाय के साथ पहले बिस्कुट खाते थे, अब इसको मखाना को खाते हैं और इसमें काफ़ी एनर्जी भी है, इसलिए इसका भविष्य दिन पर दिन आगे बढ़ रहा है और इतनी अच्छी सेल है कि अगर सरकार थोड़ा सहयोग करे तो बहुत और आगे बढ़ने की उम्मीद है। कहाँ कहाँ जाता है मखाना? पूरा ऑल ओवर इंडिया जितने भी बड़े मेट्रोज हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मुंबई, दिल्ली, मद्रास, आसाम, बंगाल, सब जगह जाते हैं। मखाना का भविष्य कटिहार और सीमांचल के लिए बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। सबसे पहले मिथिलांचल में ये थी और आज की स्थिति यह है कि मिथिलांचल जो है सिर्फ कटिहार से ही मखाना ले जाके बेच रहा है। कटिहार और सीमांचल से ही मखाना मिथिलांचल जा रहा है, जिसको वो पैकिंग और रिपैकिंग करके बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि यहाँ के मखाना में वाइटनेस ज़्यादा है मिथिलांचल से। ठीक है, और यहाँ का मखाना जो है खाने में स्वाद जो है इसका मिथिलांचल से बहुत ही बेहतर है। मखाना जो जा रहा है महाराष्ट्र जा रहा है, झारखंड जा रहा है, एमपी जा रहा है, यूपी जा रहा है, गुजरात, असम और ये हरियाणा, पंजाब और छत्तीसगढ़। ठीक है, हाँ, यहाँ से मतलब हाँ वहाँ से विदेश, गुजरात से और महाराष्ट्र से मेनली मेरा मखाना विदेशी जाता है। निश्चित तौर पर कटिहार से ये विदेश तक के मखाना का ये सफ़र बेहद सुखद है और अगर सरकार के थोड़ा मदद मिले तो ये मखाना उद्योग कटिहार के लिए एक पहचान बन सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बिहार सरकार 1 नवंबर से धान की खरीद करेगी। पूर्णिया में न्यूज़ 18 से बातचीत में मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि इस बार 3 चरणों में धान की खरीद की जाएगी। 1 नवंबर से पूर्णिया और कोसी प्रमंडल में, जबकि 10 नवंबर से मगध, तिरहुत और सारण प्रमंडल के किसानों से धान की खरीदारी की शुरुआत हो जाएगी। 30 नवंबर से शाहाबाद में धान की खरीद की जाएगी। किसानों के हित में 1 नवंबर से ही जैसे कोसी और पूर्णिया प्रमंडल कई इलाके हैं जो कि 1 नवंबर से धान अधिप्राप्ति की शुरुआत की जाएगी। 3 चरणों में धान अधिप्राप्ति की इसमें शुरुआत होगी। जिस क्षेत्र में जैसे जैसे धान की तैयारी होती है उसी समय इसका अधिप्राप्ति की जाएगी। 1 नवंबर से अधिप्राप्ति की शुरुआत हो रही है। मगध और तिरहुत और सारण प्रमंडल में 10 नवंबर से हो रही है और 30 नवंबर को जो शाहाबाद का इलाका है उस इलाके में धान अधिप्राप्ति की जाएगी। कटिहार में लगातार हो रही बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश से धान के साथ साथ मक्का और हरी सब्जियों को नुकसान हुआ है। कटिहार जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि बारिश से किसानों के हुए नुकसान की जानकारी जुटाई जा रही है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है और जल्द ही रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास भेजी जाएगी, जिससे जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा मिल सके। राज्य स्तर से अभी हम लोगों को निर्देश मिला है कि 17 तारीख के बाद जो अतिवृष्टि हुई है उसका आकलन करा करके तुरंत रिपोर्ट देना है राज्य स्तर में। और इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड कृषि पदाधिकारी और कृषि समन्वयक का बैठक भी करवा लिए हैं। उनको परफॉर्मा दे दिए हैं कि जल्दी जा कर के फील्ड में सही आकलन करके परफॉर्मा में भर करके रिपोर्ट दें, जिसको कि हम लोग संकलित करके इसे राज्य को भेज दें। फिर राज्य स्तर से आपदा विभाग में जाएगा और जो निर्धारित दर है उसके अनुसार से उनको फसल क्षति का मुआवजा मिलेगा। और बिहार सरकार के निर्देश के बाद रेलवे स्टेशनों पर बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। पटना जंक्शन पर भी हर आने वालों की जांच की जा रही है। यहां पर स्वास्थ्यकर्मी 3 शिफ्टों में काम करते हैं, साथ ही साथ पुलिसकर्मी जांच में सहयोग करते हैं। हर दिन यहां पर करीब 500 से 600 लोगों की कोरोना जांच हो रही है। 100-150 कर ही दे रहे हैं अपने शिफ्ट में। 3 शिफ्ट चलता है यहाँ पर। तो क्या कोई पॉजिटिव भी तक नहीं है? पॉजिटिव कोई नहीं है, यही बहुत अच्छी बात। कितना हो जाता होगा पूरे दिन भर में? मतलब कि 500 हो ही जाता है। यहाँ जो भी ट्रेन से लोग उतरते हैं उनको रोक करके हम लोग टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं और जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी रुक के करा लेते हैं, स्वयं करा लेते हैं। हम लोग जागरूक के तौर पर सभी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं जांच के लिए। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका ही सबसे कारगर है। इस बात को समझने और टीके के लिए प्रेरित करने के मकसद से बिहार के गया में एक अनूठा प्रयोग किया जा रहा है।
यहां एक कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र चलाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जीवन रक्षक कोरोना टीका, करीमगंज कब्रिस्तान कमेटी की मुहिम, 15,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? बिहार में गया के करीमगंज कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही संचालित है। इस कब्रिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लोगों में कोरोना टीके को लेकर भय दोनों को बहुत करीब से देखा, लेकिन टीकाकरण केंद्र ने लोगों के हर डर और हर अफवाह को दूर करके टीकाकरण की नई इबारत लिखी है। तो हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। लोग मरे नहीं इसके लिए। जी हाँ, इसका तो सुविधा इसलिए नहीं किया जा रहा है आदमी सेफ्टी रहे। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, इस सबको किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना ज़रूरी है। करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है, जो कोरोना टीके को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे। कब्रिस्तान कमेटी और टीका केंद्र के सदस्यों ने लोगों की हर शंका का समाधान किया। भारत सरकार का ऐलान हुआ है, तब से लगाया जा रहा है, रोजाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो लोग डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इस करीमगंज, न्यू करीमगंज के अलावा जितने भी अगल बगल के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बहुत खुशी से आ रहे हैं और खुशी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। अब तो यहाँ सेकेंड डोज भी पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत 100 करोड़ खुराक के अहम पड़ाव को पार कर चुका है। इसके पीछे सरकार के साथ करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र, सरीखे केंद्रों और उसके सदस्यों का योगदान भी शामिल है, जो लगातार टीकाकरण के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और आइए अब T20 मैच में कल के मैच का परिणाम देख लेते हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़ हेडलाइंस